नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव, जो कि बाल्को मेडिकल सेंटर रायपुर में चिकित्सा निदेशक हैं। डॉक्टर अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका और आपके सभी श्रोताओं का। शुक्रिया। चलिए, आज के इस कड़ी में हम ब्रेस्ट से जुड़ी बीमारियों के उपचार के बारे में जानेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान बाल्को मेडिकल सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम के बाद आप कॉल करके सीधे डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से सलाह ले सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अनुराग, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाल्को मेडिकल सेंटर 12 से 14 नवंबर तक ब्रेस्ट की बीमारियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहा है। इस सम्मेलन का क्या मुख्य उद्देश्य है? जी, ये सम्मेलन है एशियन सोसाइटी ऑफ मेस्टोलॉजी। करीब 30 देश हैं एशिया के, और उसमें और दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रशिया, सिंगापुर आदि दूसरे देश भी हम साथ जुड़ गए हैं इस एशियन सोसाइटी ऑफ मेस्टोलॉजी। इसको शॉर्ट में हम लोग एसोमा कहते हैं। तो एसोमा की ये 5वीं इंटरनेशनल मीटिंग है, और इसमें करीब 1000 से ज़्यादा हमारे वैज्ञानिक और चिकित्सागण, जो कि स्तन की किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सर्जरी हो, रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, आधुनिक ढंग से उसको डायग्नोसिस की विधि हो, या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हो, सभी हम स्तन के संबंधी जो माताओं और बहनों के स्तन की किसी भी रूप से सेवा करते हैं, उन सभी वैज्ञानिक और चिकित्सकों का सबसे बड़ा ये समूह है। तो इसकी हम 3 दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, पूरे मध्य भारत में ये सबसे बड़ी स्तन कैंसर की इस प्रकार की मीटिंग होगी, जिसमें अनेक चिकित्सागण हमारे भाग लेंगे। बिल्कुल, काफ़ी फलदायक रहेगा ये सम्मेलन भी। और डॉक्टर अनुराग, जिस तरह से आज हम ब्रेस्ट की बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि कॉमनली आमतौर पर किस तरह की ब्रेस्ट से जुड़ी बीमारियां सामने आती हैं? जी, तो अधिकांश बीमारियां तो बिनाइन होती हैं, नॉन कैंसर जिसे हम कहते हैं। सबसे अधिक देखा जाए, अगर जो 20 अगर महिलाएं आए किसी ब्रेस्ट यूनिट में या ब्रेस्ट वार्ड में, ओपीडी में, तो हम्म। उनको 16 से 18 महिलाओं को तो स्तन में दर्द होता है, उसे मेस्टेल्जिया या ब्रेस्ट पेन कहते हैं, हम्म। जिससे कि कोई खतरा नहीं होता है, इसमें कोई टीबी, कैंसर आदि का खतरा भविष्य में नहीं होता, और उनको कोई मृत्यु वगैरह का ऐसा कोई खतरा नहीं। सिर्फ स्तन में तकलीफ होती है, कभी कभी पीड़ा इतनी अधिक हो जाती है कि वो अपने जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ हैं, उसमें काफी परेशान हो जाए। जैसे मान लीजिए वो स्कूल टीचर है, तो हम्म। हफ्ते में 3-4 दिन वो बोर्ड में अपना लिख भी नहीं पाती, इतना अधिक उनको दर्द हो। अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर है या घर में घरेलू काम करती, मान लीजिए प्रेस करती हैं, कपड़े धोती हैं, तो वो 3-4 दिन अपने अपने जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं उसमें उनको बाधा पहुंचती, इतनी तकलीफ हो जाती है। तो इसको मेस्टेल्जिया या स्तन का दर्द कहते हैं। सबसे अधिक बीमारी तो यही है, और ये हार्मोन के परिवर्तन से होती है, क्योंकि महिलाओं में हर मासिक धर्म में हार्मोन बढ़ते हैं और फिर घटते हैं प्रत्येक माह में। तो उसी प्रकार से स्तन का पीड़ा भी घटती और बढ़ती है, हार्मोन से रिलेटेड है, और उसका आजकल बहुत अत्याधुनिक ढंग से इलाज संभव है, और हम लोगों ने काफी इसमें प्रयोग भी करे हैं और बड़ी सरल दवाएं देते हैं। तो फिर कुछ बीमारियां बिनाइन होती हैं, जैसे कि लंप फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, जिसे कुछ निपल से डिस्चार्ज आता है, जो कि अधिकांश वो भी बिनाइन होता है, नॉन कैंसर होता है, और 20 में करीब 2-3 महिलाओं को ही कैंसर होगा। तो ये अच्छी बात है कि कैंसर की कमी है, और भारत में अभी अगर देखा जाए तो 1 लाख महिलाओं को अगर 1 वर्ष तक आप देखिए, तो करीब 144 महिलाओं को स्तन कैंसर होने की संभावना है। विदेशों में यह संख्या करीब डबल है। अमेरिका में देखा जाए तो हर 8वीं महिला को स्तन कैंसर हो रहा है, हम्म। हर 8वीं महिला। और भारत में ये करीब 144 या उससे कम भी संख्या है। तो लेकिन बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में ये संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 1 लाख में 41 लड़कियों को, गर्ल्स, लेडीज को स्तन कैंसर हो रहा है। गांव में संख्या अभी भी कम है, और क्योंकि ये बीमारी हमारी जीवन शैली से, हमारी भोजन की प्रक्रिया से सबसे संबंधित है, और कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका अभी हम चर्चा करेंगे। तो हम्म। बड़े शहरों में चूंकि जीवन शैली पाश्चात्य रूप में हो गई है, उनके पिज्जा, नूडल्स, बर्गर आदि सब खाने लगे हैं, देर रात तक जगते हैं, स्ट्रेस हम्म। बहुत अधिक बढ़ गया है, भाग दौड़ की जिंदगी है,
और वहाँ पे ताज़े फल सब्जियां नहीं खाते। प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ गई। दिल्ली में तो आपको पता ही है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन है, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन दिल्ली के राजधानी में है। और जल में भी प्रदूषण है, भोजन के, दूध में आप सुनती हैं, भोजन के दूसरे पदार्थों में, सब्जियों में आदि। तो इन प्रदूषण के कारण भी बहुत सारे कैंसर और स्तन कैंसर भी बढ़ रहे हैं। जी। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने बताया कि पोल्यूशन एक मेजर रीज़न हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और डॉक्टर अनुराग ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आपने बताया कि यूजुअली कैंसर एक काफ़ी कह सकते हैं रेयर बीमारी होती है महिलाओं में, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से आपने बताया कि अमेरिका में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हैं। ये इस डिफ्रेंसिएशन का कारण क्या है? जी, तो ये तो पहले कुछ वर्षों पूर्व तो हम लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ व्हाइट कॉकेशियन, जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, कॉकेशियन रेस है, हुँ, अमेरिका और यूरोप में, उन्हीं की बीमारी है। हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत में भी इसकी बीमारियां बढ़ रही हैं और स्तन कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमनेस्ट कैंसर ऑफ ह्यूमन रेस। पूरे हुँ। विश्व में देखा जाए तो कॉमनेस्ट कैंसर ऑफ ह्यूमन रेस है ब्रेस्ट कैंसर। और भारत में भी टोटल कैंसर बर्डन अगर देखें आप, तो सबसे अधिक कैंसर अब स्तन कैंसर है महिलाओं में। और ये बड़े शहरों की, जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर आदि में इसकी संख्या सबसे अधिक है। गांव में अभी भी संख्या कम है, क्योंकि वहां की पाश्चात्य जीवन शैली नहीं है। वो जल्दी उठती हैं महिलाएं, खेत में काम करती हैं, अपने हाथ से चक्की चलाती हैं और गाय का सेवा करती हैं, धोती हैं, खेत में काम करने का। और सभी भोजन शैली भी उनकी ताजे फल सब्जियां तोड़ के लाती हैं, खेत से ताजे खाती हैं। तो जीवन शैली और भोजन के कारण और स्ट्रेस कम होने के कारण गांव में अभी भी स्तन कैंसर की बीमारी कम है। साथ ही डॉक्टर अनुराग, हम जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इसके प्राथमिक लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं? जी, स्तन में कोई गांठ हो, अगर निपल थोड़ा अंदर धंस गया हो, जैसे निपल रिट्रैक्शन कहते हैं, पहले बाहर था, बच्चे को दूध पिलाया था और फिर बाद में निपल अंदर चला गया। और निपल से यदि रक्त स्राव हो, ब्लड डिस्चार्ज हो फ्रॉम द निपल, या पानी जैसा निकले, ट्रांसपेरेंट पानी जैसा, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी स्तन में दर्द भी हो सकता है। और बगल के आर्म पिट जिसे कहते हैं, एक्जिला में आर्म पिट बगल की गिल्टियां भी हो सकती हैं। ये स्तन हम्म। कैंसर के प्राथमिक लक्षण हैं। तो कभी भी यदि स्तन में कोई गांठ पता चले, निपल से कोई खून या पानी आए, या निपल अंदर धंस जाए, या बगल में कोई गांठ हो, तो तुरंत एक अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें और उसकी जांच कराएं। डॉक्टर अनुराग, आपने हाल ही में जिक्र किया आर्मपिट्स का, और ब्रेस्ट के काफ़ी नज़दीक होता है, तो आमतौर पर इस तरह की मिथ भी हमने कई बार सुनी है कि एंटी पर्स्पिरेंट्स या फिर डिओड्रेंट्स यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? सच्चाई बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है, झूठ है। हम्म। क्योंकि ऐसी कई भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं, जैसे कि टाइट स्पोर्ट्स ब्रा पहनने से स्तन कैंसर हो जाता है, या विशेष प्रकार की ब्रा पहनने से, या विशेष प्रकार के कपड़े पहनने से, हम्म। या एंटी पेस्टिसाइड से, डिओड्रेंट से। ऐसा कोई वैज्ञानिक हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम्म। ये सब कैंसर के कारण हैं। साथ ही क्या जेनेटिकल फैक्टर्स इस बीमारी को अफेक्ट करते हैं? जी, करीब 5 से 10% महिलाओं में स्तन कैंसर जेनेटिक यानी आनुवांशिक रूप से आ सकता है। इसका अर्थ हुआ, माँ या बड़ी बहन, नानी, मौसी, या बुआ या दादी, पिताजी की माँ या पिताजी की बहन, उनको अगर स्तन कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, हम्म। तो वो आनुवांशिक जीन के द्वारा माँ बच्चे में आ सकते हैं। और बच्ची जब करीब, बहुत छोटे में तो नहीं होते, 20 वर्ष के बाद ही ये हम्म। लक्षण हो सकते हैं, 20 से 30 वर्ष के बाद। तो जब बच्ची बड़ी हुई, तो उनको अगर ये जीन्स हैं माता या पिता की तरफ से, पिता से भी स्तन कैंसर का जीन आ सकता है। पिता की अगर माँ या बहन को हुआ है, यानी बुआ या दादी को हुआ है, तो वो भी पिता के द्वारा आपके शरीर में वो जीन्स पहुंच सकते हैं। और आपने अंजेलिना जोली नामक हॉलीवुड की एक्ट्रेस का नाम सुना होगा। तो हम्म। उनकी माँ को ओवेरियन कैंसर था, तो उन्हें अपना ब्लड टेस्ट कराया, उसमें एक कैंसर का जीन होता है, उसको BRCA, हम्म। BR से ब्रेस्ट, CA से कैंसर, ब्रैका जीन पाया गया। तो उन्होंने अपना प्रिवेंटिव रूप से, उसको बचाव के लिए, अपना स्तन का मेस्टेक्टमी करा ली। और फिर अभी पिछले वर्ष तो उन्होंने अपनी ओवरीज भी निकलवा ली, जिससे कि
स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर से बचाव हो सके। तो 5 से 10% महिलाओं में स्तन कैंसर आनुवांशिक यानी जेनेटिक हो सकता है। चूंकि ये एक जेनेटिकल डिसीज है, फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं, तो काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं डॉक्टर अनुराग? जी, तो ओबेसिटी, मोटापा होना हम्म। स्तन कैंसर को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ओबेसिटी अगर ज्यादा है तो स्तन कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि महिला तंबाकू या शराब का अधिक सेवन करती हैं, जो भाग्यवश हमारे भारत में अधिकांश माताएं और बहनें इससे ज्यादा पीड़ित नहीं है, बहुत अधिक अल्कोहलिज्म और टोबैको यूज से, लेकिन विदेशों में तो हैं और गांव में भी कुछ तंबाकू या चिलम या बीड़ी पीती रहती हैं। और हाई क्लास सोसाइटी में जाइए आप, तो वहां पे भी इसका सेवन है टोबैको। तो टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी, और यदि एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जैसे पूरे दिन बैठे रहे, 9 से 5 ऑफिस में काम कर लिया या ज्यादा मेहनत नहीं करी, तो उससे भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और कुछ भोजन शैली, जैसे कि सैचुरेटेड फैट, जैसे घी, मक्खन आदि अधिक मात्रा में लेना, और लाल मांस का सेवन अधिक मात्रा में करना, तो हम्म। उनसे भी स्तन कैंसर का बढ़ाव होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कम मात्रा में लेना, इनसे भी स्तन कैंसर की बढ़ाव हो सकता है। और कुछ पहले गायनिकोलॉजिस्ट, कुछ लेडी डॉक्टर्स ऐसा देती थी, जैसे जब पीरियड बंद होता रहता है, मीनोपॉज जैसे कहते हैं, तो कुछ हम्म। महिलाओं में चिड़चिड़ापन आदि हो जाता था, तकलीफ होती थी, तो उसको पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। उसके लिए पहले गायनिकी डॉक्टर्स कुछ ऐसी दवाएं देती हैं जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। तो उसमें जो प्रारंभिक रूप से जो पहले दी जाती थी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उससे भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो आजकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, उससे स्तन कैंसर का खतरा नहीं। साथ ही डॉक्टर, इस गंभीर बीमारी का डायग्नोस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे समझना चाहूँगी, कौन से ऐसे प्राथमिक लक्षण हैं जिनको दिखने पर एक महिला को समझ आना चाहिए कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लक्षण ये हो सकते हैं? तो स्तन में कोई भी गांठ हो, निपल अंदर जा रहा हो, कोई डिम्पल पड़ रहा हो स्तन में, निपल से ब्लड यानी रक्त या पानी आ रहा हो, या बगल में गिल्टी हो गई हो, या अधिक पीड़ा हो रही हो स्तन में, तो तुरंत जांच कराएं। और एक अच्छे योग्य डॉक्टर को देखेंगे, पहले जांच करेंगे, एग्जामिन करेंगे आपको, और फिर उसके बाद आपकी उम्र अगर 35 वर्ष से कम है तो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। और अगर 35 वर्ष से ज्यादा है आपकी आयु, तो मैमोग्राम, एक विशेष एक्सरे होता है स्तन का, उसको मैमोग्राम कहते हैं, वो करते हैं। और उसमें यदि कुछ ऐसा संशय हुआ कि कैंसर जैसा कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ गांठ ऐसी मिली, तो हम्म। उसकी फिर हम लोग बायोप्सी करते हैं, यानी कि कुछ टुकड़ा ले लेते हैं उससे, कुछ सेल्स की ले लेते हैं, जिससे बताते हैं कि कौन सी बीमारी के कारण एक गांठ बनी है। अधिकांश तो फाइब्रोएडोमा आदि बिनाइन होते हैं, लेकिन कभी कभी कैंसर के भी कण मिल सकते हैं। तो इस तरह से क्लिनिकल चेकअप बाई ट्रेन्ड डॉक्टर, हम्म। फॉलोड बाई ब्रेस्ट इमेजिंग, बाई अल्ट्रासाउंड एंड मैमोग्राफी, एंड फॉलोड बाई बायोप्सी। इसको हम लोग ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। 3 विधियां हुई ना, हम्म। क्लिनिकल डॉक्टर ने देखा, फिर ब्रेस्ट की इमेजिंग करी, और उसके पश्चात बायोप्सी करी, तो इसको ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। ट्रिपल असेसमेंट से हम 99% सही ढंग से स्तन की बीमारी पकड़ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर अनुराग, जब जब कैंसर की बात आती है तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। कैंसर अपने आप में एक बहुत ही गंभीर शब्द है। ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो क्या ये क्यूरेबल है और कितना घबराने की ज़रूरत है इसके बाद? जी, तो अगर प्राथमिक स्थिति में पकड़े, यानी कि करीब 1 इंच से छोटा हो, करीब 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर अगर होगा, 1 सेंटीमीटर का, तो 90 से 95% महिलाएं 10 वर्ष तक अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकती हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इफ कैंसर इज डिटेक्टेड इन लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज, 1 सेंटीमीटर माने करीब आधा इंच समझ लीजिए, तो लेस देन 1 सेंटीमीटर ट्यूमर इन द ब्रेस्ट हम्म। कैन बी क्योर्ड, and lady can enjoy happy healthy life for 10 years or more। ठीक है, रिस्क ऑफ डेथ, जो कैंसर से आदमी भयावह इस शब्द इसलिए लगता है क्योंकि हम्म। उससे लगता है कि अब तो मृत्यु हो गई, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी गांठ पकड़े तो हमारे पास हमारे कई मरीज आते हैं जो 20 वर्ष 25 वर्ष तक ठीक ठाक हैं। अभी कल ही एक महिला है, वो 85 वर्ष की हो गई है, अब व्हील चेयर में चलती हैं, और उनका हमने 10 वर्ष पहले दोनों स्तन का ऑपरेशन किया था, और अभी स्वस्थ हैं। बता रही थी कि अब व्हील चेयर में हो गई, थोड़ा सा गठियाव की बीमारी हो गई, लेकिन
स्तन कैंसर से उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि 10-10, 15-15 साल तक सही ढंग से आप खुशी से जीवन यापन कर सकते। बिल्कुल, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद भी एक अच्छा इलाज अगर आपको दिया जाए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। बालको मेडिकल सेंटर के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे कि उपचार के लिए क्या कुछ अत्याधुनिक सेवाएं इस मेडिकल सेंटर में उपलब्ध हैं? जी, तो पहले तो जैसे हमने बताया क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो बहुत ही सुयोग्य चिकित्सक हैं हमारे पास। उसके पश्चात इमेजिंग की सुविधा यानी कि अत्याधुनिक ढंग से ब्रेस्ट का एक्स-रे, मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और आवश्यकता पड़े तो सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन सभी हमारे पास यहाँ नया रायपुर बालको मेडिकल सेंटर में उपलब्ध हैं। और इसके पश्चात फिर इसकी बायोप्सी होती है, उसके लिए एक योग्य पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि देख पाए कि उसके कण कैंसर के हैं कि टीबी के हैं, किस प्रकार की गांठ है, वो भी हमारे पास है। और हम्म। उसके पश्चात उसकी इलाज होता है। उसके लिए एक जॉइंट मीटिंग, जैसे गांव में कहते हैं ना पंचों की राय ज्यादा अच्छी होती है, तो हम्म। उसी प्रकार से हमारे कैंसर के क्षेत्र में हम लोग कहते हैं कि पंचों की राय अधिक होगी। एक व्यक्ति नहीं डिसाइड करता कि क्या इलाज करें। तो हम सर्जरी के डॉक्टर्स, कीमोथेरेपी के डॉक्टर, रेडियोथेरेपी के डॉक्टर, इमेजिंग के डॉक्टर, और अब तो पैलिएटिव केयर एक नया विभाग हमारे यहाँ खुल रहा है। पैलिएटिव केयर मेडिसिन कहते हैं, जैसे कि अब फैल गई बीमारी, पीड़ा अधिक हो रही है, तो उसका निदान कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें। तो पैलिएटिव केयर मेडिसिन भी एक हमारे पास उपलब्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शायद ये प्रथम बार ऐसा होगा। तो इन सब विभागों के जो अध्यक्ष और सीनियर डॉक्टर हैं वो सब मिल के एक, जैसे पंचायत होती है उसी प्रकार से बात करते हैं कि क्यों भाई मिसेस गुप्ता आई हैं या मिसेस अग्रवाल आई हैं, मिसेस श्रीवास्तव आई, उनके लिए सबसे अधिक लाभकारी कौन सी विधि होगी जिससे उनका इलाज किया जाए। पहले सर्जरी करी जाए, पहले कीमोथेरेपी, सर्जरी में कौन सी सर्जरी करी जाए, स्तन का पुनर्निर्माण करा जाए यानी कि रिकॉन्स्ट्रक्शन, हमारे यहाँ अत्याधुनिक ढंग से ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन की भी सुविधा है। तो फिर हम्म। हम उसका वैसे ही उन माताओं का, बहने का सेवा करते हैं। साथ ही डॉक्टर अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए तो हम भले ही कितने भी मॉडर्न हो गए हों लेकिन आज भी महिलाएं काफ़ी डरती हैं अपनी परेशानी किसी और को बताने पर। तो बालको मेडिकल सेंटर ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए किस तरह से सामाजिक भूमिका अदा करता है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। तो हमारी टीम है, हमारी कुछ डॉक्टर्स, कुछ ट्रेड नर्सेज और दूसरे अन्य विभाग के लोग, वो सब हर सप्ताह शुक्रवार, शनिवार, इतवार को किसी भी सुदूर गांव में या जिला अस्पतालों में जाते हैं और वहां पे उनको हम लोग भाषण देते हैं, समझाते हैं, अवेयरनेस यानी कैंसर के प्रति जागरूकता बताते हैं और हम्म। कैसे उसका निदान कर सकते हैं। और फिर उनका चेकअप करते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं। तो स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग और जिसमें कुछ संशय होता है, कुछ डाउट होता है, उनका सुई से जांच कर लेते हैं और फिर उनको फिर बालकों में लाके फिर उनका इलाज करते हैं। तो इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। तो हर सप्ताह हमारी एक टीम सुयोग्य चिकित्सकों और नर्सों की एक सुदूर क्षेत्र में जाती है। तो हम लोग कभी अमरकंटक के गांव में, कभी हम लोग अभी पिछले सप्ताह मंडला, कान्हा मंडला है वहाँ पे मध्य प्रदेश का, वहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीनिंग करी, उसमें 110 मरीज देखे। हम्म। और इसी प्रकार से हर सप्ताह हम लोग कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग करते रहते हैं, जिससे कि उस एरिया में जागरूकता बढ़ती है बीमारी के प्रति और उसको कैसे उससे बचे, प्राथमिक लक्षण कैसे, ये उनको समझाते हैं, फिर उनका चेकअप करते हैं। और वहाँ के डॉक्टर और नर्सेस को भी ट्रेन कर देते हैं कि भाई देखिए आपके पास कोई मरीज आए तो उसका इस प्रकार से चेकअप करिए, इस प्रकार से इलाज करिए। साथ ही डॉक्टर हमने बालको में जिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जिक्र किया है आपसे जानना चाहूंगी क्या इस सम्मेलन में आम लोग भी शिरकत कर सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं। विद्या बिल्कुल। धन ऐसा है जितना बांटा जाए और बढ़ता है। तो अंत में उन लोगों को तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि महिलाओं को हेल्दी लाइफ के लिए क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से? जी, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए 1 घंटा प्रतिदिन 40 मिनट से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करें। इसमें योगासन, प्राणायाम और एथलेटिक एक्टिविटी, अगर आप खेल में भाग लेती हैं, जॉगिंग करती हैं, रनिंग करती हैं तो वो कर सकती हैं। लेकिन 1 घंटा प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के लिए अपने को दीजिए। हम दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने के लिए दीजिए। हम्म। और मेडिटेशन करें। चिंता, स्ट्रेस आजकल देखा जा रहा है एक कैंसर का कारण हो सकता है। हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टेंशन, नींद का ना आना, सुसाइड अटेम्प्ट, ये सब तो, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो स्ट्रेस से सुना ही होगा आपने। हम्म। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि स्ट्रेस से कैंसर भी हो सकता है। तो उस स्ट्रेस से बचें, ध्यान करें, प्राणायाम करें,
तो उस शरीर की व्यवस्था के लिए योगासन प्राणायाम करें और मन की शांति के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें। तो और सही जीवन शैली अपनाएं। आपने सुना होगा स्कूल में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड ऑल्सो अ वुमेन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है। तो देखिए, शुरू में जल्दी उठें, और जल्दी ये कहा जाता है सूर्य उदय के पहले उठें और सूर्यास्त के थोड़ी सी बाद तक। तो अब क्या हो रहा है, बहुत लेट जगते हैं, 7 बजे 8 बजे जगे, और 11-12 बजे तक व्हाट्सअप करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं। तो हमारा जीवन और सभी पशु पक्षियों का, सभी प्राणियों का भगवान ने, नेचर ने ऐसा बनाया था कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात की साइकिल में हमें जीना था। ठीक है। तो इसको करीब 150 वर्ष पहले थॉमस एडिसन ने बल्ब का निर्माण कर दिया, और जब से बल्ब का निर्माण हुआ तब से हमने उस डे एंड नाइट की 12 आवर्स की साइकिल को तोड़ दिया। तो इससे क्या हो रहा है, रात में भी खूब तेज नियॉन लाइट चमकती रहती हैं, रोड में चले जाइए, अस्पताल में, एयरपोर्ट में, होटल में चले जाइए, तो उससे हमारे पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य भी लाइट पोल्यूशन यानी कि प्रकाश प्रदूषण से ग्रसित हो रहे हैं। ये आपने सुना, प्रकाश प्रदूषण एक नई चीज है। बिल्कुल। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं इस प्रकाश प्रदूषण से हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि स्लीप ना होना, स्ट्रेस होना, लड़ाई झगड़ा होना घर में, सुसाइड होना, डिवोर्स होना, और अब तो कह रहे हैं कि कैंसर भी लाइट पोल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो हमें सबसे बचना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और दूसरा आपने सुना होगा अपने पिता माता से कि What when eateth so he becometh, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो हमें सात्विक भोजन शैली अपनानी होगी, ताजे फल और सब्जियां, रंगीन सब्जियां देखा गया, जैसे कि गाजर, टमाटर, और आम के मौसम में आम, पपीता आदि जो रंगीन सब्जियां हैं, पीले हरे फल आदि खूब मात्रा में खाएं। तो उनसे कैंसर से बचाव के तत्व होते हैं इनमें, और ताजे ही लें। फ्रोजन फूड होने से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, उनको फिर से जब माइक्रोवेव में गर्म करती हैं तो फिर और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो उनका सेवन न करें, ताजे फल सब्जियां करें। आप अच्छा होगा कि बजाय बाजार का खरीदने के आप खुद घर में चक्की ले लीजिए, जैसे आपकी माताएं करती थी, और जी। चक्की से खुद अनाज पीसिए। और जैसे यशोदा माई दूध का मक्खन निकालती थी बिल्कुल। बाल मुकुंद को, माखन चोर को खिलाने के लिए, तो उसी प्रकार से दूध का मक्खन खुद निकालिए। तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ हृष्ट पुष्ट रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, आपने बहुत और अच्छी बात लास्ट में हम कही एक है। आपको श्लोक भगवत गीता का बोल देते हैं। ये अध्याय 6 में 17वां श्लोक है। इससे हम अपने स्वस्थ रह सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हमारा आहार एप्रोप्रिएट युक्त होगा, हमारा विहार यानी जीवन शैली एप्रोप्रिएट रहेगी, हमारे चेष्टाएं, हमारी कर्म सभी ठीक रहेंगे, तभी हम योग द्वारा सभी दुखों को, सिर्फ कैंसर को ही नहीं, सभी दुखों से अपने शरीर को, अपने जीवन को बचा सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग, आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ साझा की है। साथ ही मैं दर्शकों से भी अपील करूंगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बालको मेडिकल सेंटर में होने जा रहा है उसमें भी जरूर भाग लें। तो डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से हमने कई सारी जानकारियां ली, और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसका उपचार। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। Thank you.